नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में मंथन जारी। तेज प्रताप 13 अक्टूबर को करेंगे बड़ा ऐलान। रात में बच्चियां न निकले, सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चिदंबरम का बड़ा बयान, गलत तरीका था, इंदिरा गांधी ने चुकाई कीमत। ज्योति सिंह के पिता का पलटवार, पवन सिंह पर लगाए गंभीर आरोपों का खंडन। और पाक और अफगान सीमा पर जंग जैसे हालात, अफगान का दावा 58 पाक सैनिक ढेर, 25 चौकियों पर कब्जा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीट शेयरिंग का खेल और तेज हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही प्रमुख खेमों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकें जारी है, लेकिन मनपसंद सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। बीजेपी चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। वहीं महागठबंधन में अभी भी पेंच फंसा है। दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात में भी सीटों पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश यादव का कहना है कि बातचीत पूरी हो चुकी है और कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक इंतजार कीजिए। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, बातचीत चल रही है। सियासी गलियारे में अब सबकी नजरें 13 अक्टूबर पर टिकी है, जब तेज प्रताप का बड़ा ऐलान होने वाला है। क्या यह ऐलान महागठबंधन की सीटों के पेंच से बाहर निकालेगा या फिर सियासी ड्रामा खड़ा करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुई हैवानियत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है, लेकिन इस दरिंदगी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया ने ही एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है, मैं इस घटना से स्तब्ध हूं, लेकिन रात के समय बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी सवाल अब अपराधियों पर नहीं बल्कि पीड़िता के बाहर निकलने पर है। उनके इस बयान ने राज्य की सुरक्षा को लेकर विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी के बयान को लेकर गुस्सा उबल रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सुरक्षित माहौल देने में नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है ये? दुर्गापुर की इस दरिंदगी पर जहां पूरा राज्य न्याय की मांग कर रहा है, वहीं ममता के शब्दों ने बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। अब सवाल यह है कि क्या ममता का ये बयान पीड़िता के जख्मों पर नमक है, ये सच्चाई की कोई कड़वी चुभन? हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बड़ा बयान दिया। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंदिर को वापस पाने के लिए अपनाया गया तरीका गलत था। जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर के हरमिंदर साहिब से आतंकवादियों को निकालने के लिए यह अभियान चलाया था। चिदंबरम ने कहा है कि वो किसी भी सैनिक अधिकारी का अनादर नहीं कर रहे हैं, पर यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं था। चिदंबरम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल इंदिरा गांधी का नहीं बल्कि सेना, पुलिस, गुप्तचर विभाग और सिविल सेवा के अधिकारियों का संयुक्त निर्णय था। ऐसे में पूरा दोष इंदिरा गांधी का नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों बाद सरकार ने बिना सेना का प्रयोग किए सही तरीका अपनाया। वर्तमान समय में उन्होंने कहा कि पंजाब में खालिस्तान की मांग लगभग समाप्त हो चुकी है और अब राज्य की असली चुनौती आर्थिक समस्या है। भोजपुरी सिनेमा की दुनिया से राजनीति के मैदान तक फैले विवाद में अब आया है बड़ा ट्विस्ट। पवन सिंह के आरोपों पर ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह ने पलटवार करते हुए साफ कहा है कि पवन सिंह झूठ बोल रहे हैं, उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल पवन सिंह ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि ज्योति सिंह के पिता उन्हें विधायक बनाना चाहते थे, लेकिन राम बाबू सिंह ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने उल्टा कहा है कि 3 महीने पहले जब पवन सिंह हमसे मिले थे तो वो खुद मेरी बेटी को अपनाने की गुहार लगाते हुए मेरे पैर पकड़कर रो रहे थे। राम बाबू सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि किसी को पवन सिंह विधायक नहीं बना सकते, विधायक जनता बनाती है, ना कि कोई स्टार। इसके साथ ही उन्होंने ज्योति सिंह के राजनीतिक इरादे भी साफ किए। उन्होंने बताया कि ज्योति कराकाट से चुनाव लड़ेंगी और अगर किसी दल ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगी। अब देखना यह होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से उठी ये राजनीतिक जंग कराकाट की सियासत को किस दिशा में ले जाती है। क्या ये विवाद चुनावी हवा का रुख बदलेगा या फिर बनेगा सिर्फ एक पब्लिक ड्रामा, ये तय करेगी जनता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जंग जैसे हालात हैं। तनाव चरम सीमा पर है, भीषण गोलाबारी जारी है, सीमा पर गोलियों की गूंज।
आसमान में धमाकों की आवाज और बीच में दो पड़ोसी मुल्क अब जंग की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा वार किया है। दावा किया गया है कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। 25 चौकियों पर कब्जा जमा लिया गया है। तालिबान सरकार का कहना है कि यह पाकिस्तान के हवाई उल्लंघन का जवाब है और चेतावनी भी दे डाली है कि अगर दोबारा अफगान सीमा की ओर आंख उठाई तो अब की जवाब और भी करारा होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तालिबान ने पाकिस्तान पर आईसिस के आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप लगा दिया है। कहा है कराची और इस्लामाबाद के जरिए आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है और ईरान रूस में हुए हमलों की जड़ें भी पाकिस्तान में ही है। उधर पाकिस्तान भी झुकने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ललकारा, अफगानिस्तान को भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जबकि पाक मीडिया का कहना है कि अब अफगानिस्तान की 19 चौकियों पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा है। सीमा पर हालात किसी जंग से कम नहीं और सऊदी अरब ने भी दोनों देशों से कहा है तनाव कम करो, बातचीत का रास्ता चुनो। लेकिन सवाल यह है कि क्या काबुल और इस्लामाबाद अब वाकई एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान के हमले ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है और अब सवालों के घेरे में है उसका नया दोस्त सऊदी अरब। सितंबर में हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान ने बड़े गर्व से कहा था अब हर जंग में सऊदी साथ खड़ा होगा। लेकिन तालिबान के ताबड़तोड़ हमले और 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद सऊदी अरब की खामोशी सब कुछ कह रही है। कहीं से कोई बयान नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई मदद नहीं। रियाद ने अब तक एक शब्द तक नहीं बोला है, ना अफगानिस्तान की निंदा, ना पाकिस्तान के समर्थन में कोई ऐलान। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब तालिबान से सीधे टकराव से बचना चाहता है क्योंकि अफगानिस्तान में अरब निवेश और धार्मिक नेटवर्क दोनों दांव पर है। वहीं पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमा पर गोलीबारी, भीतर से राजनीतिक दबाव और ऊपर से सऊदी की ठंडी प्रतिक्रिया। रक्षा समझौते पर सिर्फ गर्व से डींगे हाँकी जा रही हैं। अब वही समझौता पाकिस्तान की कूटनीतिक कमजोरी का सबूत बन गया है। अब सबकी नजर एक ही सवाल पर, क्या सऊदी अरब तालिबान के खिलाफ सैनिक भेजेगा या फिर पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देगा? सऊदी की चुप्पी, पाकिस्तान की बेइज्जती, रक्षा समझौता या फिर कूटनीति छलावा? अब देखना यह है कि अरब का यह सन्नाटा पाकिस्तान के लिए कितना घातक साबित होता है। सूडान के अल फशीर शहर से आई हैं ये तस्वीरें रूह कांपा देने वाली हैं। जहां जिंदगी की उम्मीद लेकर लोग एक शरण स्थल में पहुंचे थे, वहीं मौत ने उन्हें घेर लिया है। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह जब लोग सो रहे थे तभी आसमान से बरसी आग। पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ के ड्रोन और तोपखाने ने पूरे इलाके को धुएं और चीखों में बदल दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 60 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हैं। जो इमारत कभी शरण स्थल थी अब सिर्फ मलबा है। स्थानीय लोगों ने जो वीडियो शेयर किए हैं उनमें चारों ओर बिखरा हुआ है सिर्फ राख, टूटे फर्नीचर और लाशों की गंध। इमारत की दीवारें झुलस चुकी हैं, छत उड़ चुकी है और हर कोने में पसरा है खामोशी का मातम। रॉयटर्स ने वीडियो की लोकेशन को सैटेलाइट इमेजेस में और राइफल फुटेज से वेरीफाई किया है। इमारतों की आकृति, चार दीवारी, पेड़ और फुटपाथ तक की पहचान की गई है, जिससे साफ हो गया है कि हमला यही हुआ था। हालांकि वीडियो की सटीक तारीख अभी तय नहीं हो सकी है, लेकिन स्थानीय समूहों और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट इस हमले की पुष्टि करती है। यानी एक बार फिर सूडान का अल फशीर शहर युद्ध की निर्दयता का प्रतीक बन गया है, जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं और मासूमों का खून अब बस एक आंकड़ा बनकर रह गया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इन चीखों को सुनेगी या फिर अल फशीर की राख पर भी खामोशी की चादर डाल दी जाएगी? देश में भक्ति का चोला ओढ़े गद्दारी का खेल। राजस्थान के अलवर से सामने आई है हैरान कर देने वाली ऐसी कहानी। एक ऐसा शख्स
जो भगवान के नाम पर पूजा पाठ करवाता था, लेकिन पर्दे के पीछे देश के दुश्मनों का एजेंट निकला। राजस्थान इंटेलिजेंस की जांच में बड़ा खुलासा है। पकड़ा गया है ये शख्स मंगत सिंह, जो असल में आईएसआई का जासूस निकला है। घर घर जाकर धार्मिक अनुष्ठान कराता है और लोगों से पैसे ऐंठता था। लेकिन इसी बीच देश की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का धंधा भी चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक मंगत सिंह कई महीनों से अलवर और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। उसके मोबाइल और संपर्कों से ऐसे सबूत मिले हैं जो सीधे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई तक पहुंचते हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस धर्म धंधे की आड़ में और कितने लोग उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं। भक्ति के नाम पर गद्दारी का ये चेहरा देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब एक नई चुनौती बन चुका है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु से आई इस खबर को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक बाप ने वो कर डाला जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जिस पिता का फर्ज अपने बच्चों की हिफाजत करना था, वही बन बैठा है अपने बच्चों का कातिल। राज्य के पत्तुकोट्टई के पास पेरिया कोट्टई गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात, जहां 35 साल के विनोद कुमार ने अपने ही 3 मासूम बच्चों का गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। 11 साल की ओविया, 8 साल की कीर्ति और सिर्फ 5 साल का ईश्वर, तीनों की जिंदगियां एक ही पल में छीन ली गई। बताया जा रहा है कि विनोद की पत्नी नित्या पिछले 6 महीने से अलग रह रही थी। रिश्तों में दरार आई, सुलह की कोशिशें नाकाम रही और फिर वही टूटा हुआ रिश्ता बना 3 मासूमों की मौत की वजह। शुक्रवार की रात विनोद ने पहले बच्चों को मिठाई खिलाई, उन्हें प्यार से अपने पास बिठाया और फिर बेरहमी से एक एक कर तीनों के गले काट दिए। वारदात के बाद विनोद ने खुद थाने पहुंचकर कहा, मैंने अपने बच्चों को मार डाला। खून से सने हाथ, टूटे रिश्ते और 3 नन्ही लाशें। गांव में मातम पसरा है, हर आंख नम, हर दिल सन्न। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन सी नाराजगी इतनी बड़ी हो सकती थी कि एक पिता अपने ही बच्चों का कातिल बन जाए। तमिलनाडु की यह वारदात सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस समाज का आईना है जहां गुस्से ने इंसानियत को निगल लिया है, जहां एक बाप के हाथों पिता का ही खून हो गया है। तमिलनाडु में 3 मासूमों का कातिल उनका अपना पिता विनोद कुमार। गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का ग्लिट्जी आयोजन हुआ, जहां सितारों का तांता लगा था। लेकिन सबसे बड़ी खबर रही गोरखपुर के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन की। 33 साल की लंबी फिल्मी यात्रा के बाद रवि किशन को पहली बार बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह सम्मान उन्हें फिल्म लापता लेडीज में उनके शानदार अभिनय के लिए दिया गया। मंच पर अवार्ड लेते हुए रवि किशन भावुक हो गए। उन्होंने कहा, महादेव की कृपा, आप सबका स्नेह और परिवार का साथ मेरे लिए इस सफलता की वजह है। यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे क्षेत्र और देश को समर्पित है। इस खास मौके पर शाहरुख खान और काजोल भी उन्हें खुशी से झूमते हुए नजर आए। इवेंट में अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और कार्तिक आर्यन जैसे सितारे भी शामिल थे। सिर्फ सिनेमा ही नहीं, रवि किशन राजनीति में भी चमक रहे हैं। हाल ही में उन्हें सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार संसद में उनके उत्कृष्ट कार्य और जनहित में योगदान के लिए दिया गया है। रवि किशन के इस अवार्ड की खुशी सिर्फ उनके परिवार या फैंस तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे गोरखपुर और देश के लिए गर्व का पल है। 33 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद अब उनके पास फिल्म फेयर का सम्मान और राजनीति में भी प्रतिष्ठा की छवि दोनों है। इस तरह रवि किशन ने साबित कर दिया है कि सिनेमा और जनसेवा दोनों में उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।